ये किंगजो पापा गाड़ी चला रहे थे और साथ ही उन्होंने मुझे सीट के नीचे दबा दिया। चिंचन कस के पकड़ लो। फिर उन्होंने एक हाथ से अपना टूल वेपन पकड़ा और खिड़की से बाहर निकलकर काउंटर अटैक किया। लेहू पापा जोर से चिल्लाए, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इन लोगों की ड्राइविंग स्किल्स एकदम प्रोफेशनल है। शेन यानजो पापा आगे वाली सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। ये नेशनल गेस्ट एस्कॉर्ट टीम वाली ड्राइविंग टेक्निक्स है, टक्कर मारना और कवर देना और एक दूसरे को बचाते हुए आगे बढ़ना। ये पक्का कोई ट्रेंड फोर्स है। ये लो, मैंने सीट के नीचे से मुट्ठी भर आयरन कैलट्रैप्स कांटे निकाले। इनको बाहर फेंको। लेहू पापा ने एक बहुत बड़ी मुट्ठी भर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स चुंबक उठाए और पीछे की तरफ फेंक दिए। वो खतरनाक पावर वाले मैग्नेट्स एकदम पीछे वाली चेस कर रही गाड़ियों के बेस और टायर बेयरिंग्स पर चिपक गए। भले ही उनसे तुरंत टायर ब्लास्ट नहीं हुआ, पर उन्होंने एक सेकंड में गाड़ियों का बैलेंस हिलाकर रख दिया। अचानक एक पीछा कर रही गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और रास्ते के किनारे लगे बिजली के खंभे पोल से जा टकराई और दूसरी गाड़ी को मजबूरन अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। चलो, ये किंगजो पापा ने पूरी पावर से एक्सीलरेटर दबा दिया और हमारी सांताना कार उस गहरे अंधेरे में गायब हो गई। बिल्डिंग नंबर 1 वापस आते आते रात के 2-2 बजे AM बज चुके थे। सबके दिमाग अभी भी उस खतरनाक सीन से हिले हुए थे। मेरे और लेई टिंग के अलावा सारे बड़े लोगों के चेहरे पर डर और गुस्सा साफ दिख रहा था। बेसमेंट के डार्क रूम में लाल रोशनी के नीचे शेन यानजो पापा उन 2 फोटोज को डेवलप कर रहे थे जो चैन फेंग अंकल ने खींची थी। हो गया। शेन यानजो पापा ने चिमटे ट्विजर से फोटो को उठाया। फोटो थोड़ी धुंधली थी, लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी का चेहरा साफ दिख रहा था। आधा चेहरा प्रोफाइल, सफेद बाल और चाइनीज सूट। वो उसकी डरावनी बिना स्माइल वाली मुस्कान और उसकी गोद में बैठी वो पर्शियन बिल्ली। ये आदमी शाओ युआन पापा ने पास आकर ध्यान से देखा। उनके माथे पर लकीरें पड़ गई। कहीं देखा देखा सा लग रहा है, पर याद नहीं आ रहा कि आखिर कहाँ देखा है। नंबर 6 शेन यानजो। पहचानो इसे। ये आदमी कौन है? शेन यानजो पापा कुछ नहीं बोले। वो बस बिना पल के झपकाए उस फोटो को घूरते रहे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होने के नाते उनके दिमाग में पूरे ग्रेड जिया के सभी टॉप लेवल ऑफिसर्स, जनरल्स, यहाँ तक कि पुराने रिटायर्ड VIPs तक की फाइल्स सेव थी। उनकी फेस रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानने की पावर किसी सुपर कंप्यूटर जैसी थी। 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट, पूरे 5 मिनट निकल गए। शेन यानजो पापा के माथे पर मोतियों जितने बड़े ठंडे पसीने आ गए। ये किंगजो पापा ने पूछा, नंबर 6 क्या हुआ? पहचाना इसे? शेन यानजो पापा ने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में एक हैरानी और बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। नहीं, उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता ये आखिर कौन है। शाओ युआन पापा बुरी तरह हैरान रह गए। क्या तुम इंटेलिजेंस डायरेक्टर हो? दुनिया में ऐसा कौन सा टॉप VIP है जिसे तुम नहीं जानते? क्या ये कोई बहुत सालों पुराना रिटायर्ड बास है? शेन यानजो पापा ने ना में सिर हिलाया। नामुमकिन। अगर वो कोई रिटायर्ड VIP भी होता तो फाइल्स में उसका रिकॉर्ड पक्का होता। यहाँ तक कि टॉप सीक्रेट फाइल्स में भी मुझे चेक करने का एक्सेस है। लेकिन ये आदमी शेन यानजो पापा ने फोटो की तरफ इशारा किया। मेरे दिमाग में इस आदमी के बारे में सिंगल मेमोरी भी नहीं है। ये बिल्कुल एक ऐसे आदमी की तरह है जिसकी कोई हिस्ट्री ही ना हो, जो कभी था ही नहीं। मैंने अचानक अपनी आवाज निकाली। एक ऐसा आदमी जिसकी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वो रेड हाउस के सबसे टॉप VIP रूम में बैठा है। अपने दरवाजे पर नेशनल लेवल गार्ड्स खड़े कर सकता है। झाओ गुओडोंग जैसे बड़े ऑफिसर को उसके लिए अपनी जान देने पर मजबूर कर सकता है। और तो और अपनी पावर गोल्डन ट्रायंगल तक पहुंचाकर वहां एक वेपन्स की इंडस्ट्री खड़ी कर सकता है। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। क्या मतलब? सब लोग मेरी तरफ घूमकर देखने लगे। मैंने एकदम ठंडे दिमाग से एनालाइज करते हुए बोला, वो एक गेटकीपर, रखवाला है। इंडस्ट्रियल सिस्टम में एक बहुत ही स्पेशल एडमिन पावर होती है जो किसी डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते। उनका कोई नाम नहीं होता, कोई फाइल रिकॉर्ड नहीं होता। उनका काम सिर्फ इतना होता है कि वो सिस्टम के बेसिक रूल्स को संभालें, या आसान लफ्जों में कहूं तो वो ही रूल्स बनाने वाला इंसान है। अगर सिस्टम के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये सिस्टम उसी ने बनाया है। मेरी इस बात ने सब लोगों की हड्डियां डर से जमा कर रख दी। दुश्मन की पावर से डरने से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि आपको पता ही ना हो कि दुश्मन आखिर है कौन, और उससे भी बुरी बात यह है कि आपको ये भी ना पता हो कि वो खेल में है या नहीं। शाओ युआन पापा ने एक लंबी सांस ली। उनकी आंखों में वो शिकारी वाला गुस्सा वापस आ गया। चाहे वो जो भी हो, अगर उसने ही बड़े भाई की जान ली है तो चाहे वो ऊपर वाला भगवान ही क्यों ना हो, मैं उसे आसमान से जमीन पर पटक कर रहूंगा। शाओ युआन पापा ने फोटो को दीवार पर चिपका दिया। इस वक्त वही उनका इकलौता निशाना टारगेट था। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो। रेड हाउस की सप्लाई लिस्ट से शुरू करो। उस वाइन की बैटल चेक करो जो उसने पी थी। मुझे नहीं लगता कि वो किसी पत्थर के अंदर से पैदा हुआ होगा। ये रात पक्का बिना सोए गुजरने वाली थी। डार्क रूम की लाल रोशनी के नीचे वो डेवलप की हुई तस्वीर वुडन बोर्ड के बिल्कुल सेंटर में चिपकी हुई थी। तस्वीर थोड़ी धुंधली थी, सिर्फ एक साइड एंगल दिख रहा था। बूढ़ा आदमी, चाइनीज सूट, पर्शियन बिल्ली, वो किसी भूत घोष की तरह लग रहा था जो बीजिंग के इस अमीर सर्कल के नीचे छिपा हुआ था और सभी रिकॉर्ड सिस्टम से बाहर बैठा था।
शेन यानजो पापा ने अपने हाथ का फोन नीचे रखा। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के टॉप सीक्रेट रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में उनका 12वां फोन कॉल था। नहीं मिल रहा, कोई फेस मैच नहीं हुआ, न कोई फिंगरप्रिंट का रिकॉर्ड मिला। यहाँ तक कि रेड हाउस के उस VIP रूम का बुकिंग रिकॉर्ड भी एकदम खाली एम्प्टी है। वो रूम 1305 बुक्स में अंडर मेंटेनेंस काम चल रहा है दिखा रहा है। किसी को अलाउ नहीं किया जा रहा वहाँ। लेहू पापा ने एक गुस्से वाली हंसी हंसी और टेबल पर एक जोर का मुक्का मारा। मेंटेनेंस वाले रूम में ये लोग स्टेक खा रहे हैं, महंगी वाइन पी रहे हैं, ये साले हमें बेवकूफ समझ रहे हैं। शाओ युआन पापा अपने हाथ क्रॉस करके खड़े थे। उनकी नजर एक सेकंड के लिए भी उस फोटो से नहीं हटी थी। आराम से इंसान को छुपाया जा सकता है, फाइल्स डिलीट की जा सकती हैं, लेकिन किसी जिंदा जानवर को छुपाना नामुमकिन है। वो बिल्ली। शाओ युआन पापा ने फोटो के कोने में दिख रही उस डबल कलर आंखों वाली पर्शियन बिल्ली की तरफ इशारा किया। इस बिल्ली का फर बाल एकदम प्योर असली क्वालिटी का है। दोनों आंखें अलग अलग कलर की हैं, एक नीली और एक पीली। ये एक टॉप लेवल की प्योर ब्रेड पर्शियन कैट है। आज के इस ग्रेट जिया देश में ऐसी बिल्ली पांडा से भी ज्यादा रेयर कम मिलती है। अगर वो जिंदा जानवर है तो वो बीमार भी पड़ेगा, उसे वैक्सीन भी लगवानी पड़ेगी और उसे खाना भी चाहिए होगा। चिंचन। शाओ युआन पापा मेरी तरफ घूमे। मैंने अपना सिर उठाया। मेरे छोटे से चेहरे पर एकदम प्योर फोकस और सीरियसनेस थी। पापा सच कह रहे हैं, ऐसी लंबे बालों वाली बिल्ली को पालना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें हेयर, बाल प्रॉब्लम और आंखों से पानी आने की बीमारी बहुत जल्दी होती है। इस फोटो में बिल्ली के बालों की चमक देखो। इसकी केयर, देखभाल एकदम VIP लेवल पर होती है। और उसके साथ ही मैंने बिल्ली के गले में धुंधले से दिख रहे उस सिल्वर कलर की तरफ इशारा किया। इस कलर का डिजाइन रॉयल पेट हॉस्पिटल का कस्टम मेड स्पेशल बनाया हुआ डिजाइन है। पिछली बार जब मैं लेई टिंग को वैक्सीन लगवाने वहां लेकर गया था तो मैंने बिल्कुल वैसा ही एक देखा था। शेन यानजो पापा की आंखें एकदम चमक उठी। रॉयल पेट हॉस्पिटल? ये वही ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला हॉस्पिटल है ना, जो स्पेशली फॉरेन गेस्ट्स और टॉप VVIP ऑफिसर्स के पेट्स के लिए है? सुना है वहां का डायरेक्टर इंग्लैंड से पढ़ाई करके आया है। ये किंग जो पापा ने हाँ में सिर हिलाया। बिल्कुल सही। उस लेवल का कोई VIP आदमी किसी नॉर्मल सड़क छाप क्लिनिक पर अपनी बिल्ली को नहीं दिखाएगा। पूरे बीजिंग में इस बिल्ली के लेवल से मैच होने वाली सिर्फ एक ही जगह है। शाओ युआन पापा ने तुरंत आखिरी फैसला ले लिया। डन। सुबह होते ही हम वहां निकलते हैं, उस हॉस्पिटल चलते हैं। मुझे देखना है कि एक बिल्ली आखिर कैसे हवा में गायब रह सकती है। सुबह के 9 बजे एक काले रंग की हॉन्की VIP कार वहां आकर रुकी। एम्बेसीज, विदेशी ऑफिसेज वाले एरिया के पास बने रॉयल पेट हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। यहाँ का इंटीरियर और डिजाइन किसी 5 स्टार होटल जैसा सुपर महंगा था। गेट पर एक्सपेंसिव मार्बल लगा हुआ था। हवा में हॉस्पिटल वाली मेडिसिन की एकदम जीरो स्मेल थी, बल्कि उसकी जगह एक बहुत महंगी लग्जरी परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। शाओ युआन और शेन यानजो पापा मुझे अपने साथ लेकर सीधा अंदर घुस गए। लेहू पापा और चेन फेंग अंकल बाहर कार में एज अ बैकअप ठहरे हुए थे। रिसेप्शन पर एक जूनियर नर्स सिर झुकाकर स्वेटर बुनने निट में लगी हुई थी। जैसे ही उसने किसी को अंदर आते देखा, वो फटाफट खड़ी हो गई। हेलो सर। शेन यानजो पापा ने एक पेंसिल स्केच का कागज काउंटर पर रखा और अपनी सबसे अट्रैक्टिव वाली मुस्कान दी। नर्स सिस्टर, डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ। हम किसी दोस्त के कहने पर इस बिल्ली के ट्रीटमेंट के बारे में पूछने आए हैं। सुना है इस बिल्ली की भूख पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही है। उस छोटी नर्स ने पेपर पर बनी स्केच को देखा। अगले ही सेकंड उसकी आंखों का एक्सप्रेशन एकदम से बदल गया। वो एक्सप्रेशन एकदम शाक और डर वाला था। ये तो स्नोबॉल है। उस नर्स ने जल्दी से अपना मुंह हाथ से ढक लिया और आवाज दबाकर बोली, क्या आप लोग उस ओल्ड सर बड़े साहब के आदमी हैं? शेन यानजो और शाओ युआन पापा ने एक दूसरे को देखा। उनके दिमाग खुशी से उछल पड़े। फिश फंसी है। शेन यानजो पापा ने फौरन वही रोल पकड़ लिया और अपनी आवाज में थोड़ा घमंड भर लिया। हाँ, हमें बड़े साहब ने भेजा है। बड़े साहब आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं। उन्होंने हमें डायरेक्टर से मिलने भेजा है, पूछने के लिए कि पिछली बार स्नोबॉल को जो दवाइयां दी थी वो अभी और हैं या नहीं। उस छोटी नर्स का चेहरा बहुत उलझन वाला बन गया। ओह, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। आपको पता है ना, स्नोबॉल का सारा ट्रीटमेंट और केयर हमारे डायरेक्टर झांग खुद अकेले हैंडल करते हैं। ये इस हॉस्पिटल का एकदम स्ट्रिक्ट रूल है। उनके अलावा कोई दूसरा इंसान इसमें नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि इस बिल्ली की फाइल हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड्स में भी नहीं है। शाओ युआन पापा ने पूछा, तो डायरेक्टर झांग इस वक्त कहाँ है? नर्स ने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। डायरेक्टर सुबह जल्दी ही निकल गए थे। उन्होंने बताया था कि वो हेल्थ मिनिस्ट्री में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, पर वो दोपहर तक वापस आएंगे, करीब 2-2 बजे PM बजे तक। अगर आप लोगों को जल्दी है तो आप यहाँ वेट कर लीजिए या फिर दोपहर में आइएगा। शाओ युआन पापा के माथे पर लकीरें आ गई। नहीं, यहाँ पब्लिक एरिया में बहुत लोग आते जाते हैं। अगर सच में उस बड़े साहब का असली आदमी यहाँ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर शाओ युआन पापा ने डिसीजन लिया, ठीक है, हम लोग दोपहर में वापस आएंगे। जब हमारा टारगेट कंफर्म हो चुका है तो अब वो बचकर नहीं जाएगा। चलो चलते हैं। निकलने से ठीक पहले मैंने अचानक से पीछे मुड़कर देखा और उस छोटी नर्स पर नजर डाली। वो नर्स इस वक्त टेलीफोन का रिसीवर उठा रही थी, जैसे किसी को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो। पर मुझे पीछे
पीछे मुड़कर देखता पाकर उसने हड़बड़ाकर जल्दी से रिसीवर वापस रख दिया। कार में बैठने के बाद मैंने शॉ युआन पापा के कोट का बटन खींचा। पापा, वो नर्स दीदी बहुत टेंशन में लग रही थी और उनकी उंगलियां बुरी तरह कांप रही थी। शेन यानजो पापा ने कार का इंजन स्टार्ट किया और आराम से बोले, ये नेचुरल है। जब कोई उस लेवल के खतरनाक वीआईपी आदमी का काम करता है तो हर कोई डर से कांपता है। जब तक डायरेक्टर झांग जिंदा है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लू वहीं से निकलेगा। लेकिन इस वक्त उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि उनके निकलने के ठीक 5 मिनट बाद उस छोटी नर्स ने सच में एक कॉल किया था। पर वो कॉल उस ओल्ड सर बड़े साहब को नहीं लगाया था, बल्कि उसने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को और एक ऐसी सीक्रेट लाइन पर कॉल लगाया था जिसका कोई नाम नहीं था, सिर्फ कोड नंबर था। हेलो, कोई स्नोबॉल के बारे में पूछताछ इंक्वायरी करने आया था। हाँ, अनजान लोग थे, एक ड्राइंग लेकर आए थे। ठीक है, समझ गई। कॉल कट हो गया। कहीं बहुत दूर एक बहुत ही शानदार और वीवीआईपी मेंशन बंगलो में बर्फबारी रुक चुकी थी। बड़े शीशे के दरवाजे से धूप अंदर आकर एक सफेद टेबल क्लॉथ पर पड़ रही थी। वो सीक्रेट बूढ़ा आदमी वहीं अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में एक कप लाल चाय ब्लैक टी थी और वो पर्शियन बिल्ली जिसका नाम स्नोबॉल था उस आदमी की गोद में आराम से सो रही थी। काले रंग का सूट पहने हुए एक सेक्रेटरी पर्सनल असिस्टेंट बिना आवाज किए चलकर अंदर आया और उस बूढ़े आदमी के कान में धीरे से कुछ बात की। सर, अभी हॉस्पिटल की तरफ से खबर आई है। कुछ लोग इस बिल्ली के बारे में पूछने आए थे। लगता है पिछली रात वाले वो छोटे चूहे सच में हमारी स्मेल पकड़कर पहुंच गए हैं। बूढ़े आदमी का हाथ का पकड़े हुए रुका नहीं। वो आराम से अपनी बिल्ली के बालों पर हाथ फेर रहा था। उसका चेहरा एकदम शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्यार करने वाला दादाजी मुस्कुराता हो। बूढ़े आदमी ने चाय का एक घूंट पिया। हॉस्पिटल तक पहुंच गए। इन नए लड़कों, यंग बॉयज में कोशिश करने की पावर काफी सॉलिड है। सेक्रेटरी की आंखों में मारने वाला गुस्सा साफ दिख रहा था। उसने पूछा, क्या उन चेक करने वालों का चैप्टर क्लोज कर दूं? बूढ़े आदमी ने ना में सिर हिलाया। नहीं, बीजिंग में सीधा गोलियां चलाना और वायलेंस करना सबसे घटिया स्ट्रेटेजी है। शोर मच जाएगा और ऊपर वाले वीवीआईपीज जाग जाएंगे, और वैसे भी वो बस कुछ बच्चे हैं। मैं खुद अपने हाथों से इन पर वार करूं, ये इस काबिल नहीं है। उसने अपनी चाय का कप टेबल पर रख दिया। उसकी आवाज ऐसी नॉर्मल थी जैसे वो मौसम के बारे में बात कर रहा हो। जब वो लोग हॉस्पिटल तक पहुंच ही गए हैं तो उनका आगे जाने का रास्ता ही बंद कर देते हैं। डायरेक्टर झांग आजकल बहुत थक गए हैं ना, उन्हें भी आराम करने का मौका देना चाहिए। काम बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करना। यस सर। सेक्रेटरी ने रिस्पेक्ट में थोड़ा झुकाकर एक्सेप्ट किया और वहां से बाहर निकल गया। बूढ़े आदमी ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी गोद में सोती हुई बिल्ली को देखा। स्नोबॉल, देखो जरा, तुम्हें खाने का इतना शौक है कि इसकी वजह से कोई हमारे पीछे पड़ गया है। खैर, लगता है अब हमें नया डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा। दोपहर के 2-2 बजे PM बजे रायलपेट हॉस्पिटल। शॉ युआन पापा और उनकी टीम वापस हॉस्पिटल पहुंच गई। इस बार रिस्क ना लेने के चक्कर में लेईहू पापा और चेन फैंग अंकल भी गाड़ी से बाहर निकल आए थे। पांचों लोगों की ऑरा पावर ऐसी खतरनाक थी कि गेट पर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। रिसेप्शन पर इस वक्त पिछली नर्स की जगह कोई और छोटी नर्स खड़ी थी। हेलो, क्या आप लोगों ने अपॉइंटमेंट टाइम लिया है? शेन यानजो पापा ने डायरेक्ट पूछा। क्या डायरेक्टर झांग वापस आ गए हैं? छोटी नर्स ने राइट साइड वाले उस लंबे रास्ते के ठीक एंड में लगे रेडवुड दरवाजे पर इशारा किया। हाँ, आ गए हैं। वो अपने ऑफिस के अंदर ही हैं, पर उन्होंने कहा है कि वो किसी से नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है आप लोग किसी दूसरे दिन आइए। शुक्रिया। ओए रुकिए, आप लोग ऐसे सीधा अंदर नहीं घुस सकते। शॉ युआन पापा ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। अपनी टीम को लेकर वो सीधा डायरेक्टर के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ गए। ऑफिस के ठीक सामने पहुंचकर शॉ युआन पापा ने दरवाजे पर ना किया। डायरेक्टर झांग, हमें आपसे बहुत जरूरी इमरजेंसी काम है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एकदम सन्नाटा। डायरेक्टर झांग, शॉ युआन पापा ने दोबारा डोर ना किया। फिर भी अंदर से कोई आवाज नहीं आई। क्या सो गए हैं या फिर रास्ता नाप लिया भाग गए? शॉ युआन पापा ने हैंडल दबाया। डोर लॉक था। उन्होंने मुड़कर लेईहू पापा की तरफ देखा। लेईहू पापा ने 1 सेकंड भी वेट नहीं किया। दौड़कर आगे आए और डोर पर एक जोर की किक मारी। बैंग। वो इतना हैवी रेडवुड का दरवाजा एक ही झटके में बुरी तरह फटकर अंदर गुब्बारा हो गया। पांचों लोग गोली की तरह अंदर घुसे। ऑफिस बहुत बड़ा था, किसी 5 स्टार होटल के VIP रूम जैसा महंगा डिजाइन। बड़े से ग्लास वाली खिड़की के ठीक सामने एक बहुत बड़ी बास टेबल रखी थी और एक काले रंग की प्योर लेदर चमड़े वाली हाई बैक बास चेयर कुर्सी दरवाजे की तरफ सीधी पीठ करके रखी थी। कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन दरवाजे से सिर्फ उसके सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक ऑफ द हेड दिख रहा था और कुर्सी के आर्मरेस्ट पर लटकता हुआ उसका एक हाथ। उस हाथ की एक उंगली में एक चमकती हुई सोने की अंगूठी गोल्ड रिंग पहनी हुई थी। शेन यानजो पापा बहुत आराम और फुल अलर्ट होकर आगे बढ़े। डायरेक्टर झांग, कुर्सी बिल्कुल नहीं हिली, बस दीवार पर लगी घड़ी के टिक टॉक की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। शेन यानजो पापा ने फिर चेक करने के लिए पुकारा। डायरेक्टर झांग, हम स्नोबॉल की बीमारी के बारे में बात करने आए थे। अभी भी कोई जवाब नहीं। शेन यानजो पापा ने आंखों से लेईहू पापा को इशारा
इशारा दिया। दोनों एक लेफ्ट से और एक राइट से कवर करते हुए आगे गए। शेन यानजो पापा ने जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक झटके में उस बास चेयर को घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। उस एक सेकंड में सब के सब लोगों का ब्लड जम गया। कुर्सी पर बैठा हुआ वो आदमी एक 50 साल के आसपास का मोटा आदमी था। उसने डॉक्टर वाला सफेद कोट पहना था, आंखों पर गोल्ड फ्रेम चश्मा था, लेकिन उसकी दोनों आंखें एकदम बाहर फटी हुई और बुरी तरह खुली हुई थी। उसकी प्यूपल्स, आंखों की पुतलियां, मौत की वजह से पूरी तरह बड़ी हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब और डरा देने वाला चेरी डार्क पिंक रंग था। उसके होठों लिप्स के ठीक किनारे से सफेद झाग फोम बाहर आ रहा था और उसके राइट हाथ में अभी भी एक काफी का बड़ा वाला कप कस के दबा हुआ था। ये डेड हो चुका है और उसकी बॉडी के हार्ड होने की कंडीशन देखकर लग रहा है कि दी एंड हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। डैम इट! शाओ युआन पापा ने जोर से अपना मुक्का बास टेबल पर मारा। हम लेट हो गए। चेन फैंग अंकल स्पीड से आगे लपके। उस आदमी के गले की नस पल्स को छूकर देखा, फिर उसकी आंखों की पलकें उठाकर देखी। पास जाने के बाद उन्हें हवा में एक अजीब सी कड़वे बादाम, बिटर आलमंड की हल्की हल्की महक आई। चेन फैंग अंकल ने अपना सिर हिलाया। ये खत्म हो चुका है। पोटेशियम साइनाइड जहर मुंह में जाते ही मौत होती है। लेहू पापा ने पूछा, सुसाइड, खुद की जान लेना या किसी और ने दिया है? शेन यानजो पापा ने एक सेकंड में पूरे रूम को फास्ट स्कैन किया। सीन बहुत साफ है, कोई फाइट या हाथापाई का निशान नहीं है। खिड़की और दरवाजे सब लॉक थे। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसने खुद खुशी खुशी वो जहर पिया हो। और टेबल पर उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। शेन यानजो पापा ने टेबल पर रखी एक प्रिंट की हुई A4 पेपर को उठाया। उस पे बस कुछ लाइंस टाइप की हुई थी। पब्लिक फंड्स चोरी करके शेयर मार्केट में पैसा हार गया। बड़े गैंगस्टर्स लोन शार्क से बहुत उधार ले चुका हूँ। वापस लौटाने की ताकत नहीं रही। अपने परिवार और बीवी बच्चों का कसूरवार हूँ, इसलिए सिर्फ जान देना ही इकलौता रास्ता बचा है। झांग देकाई। लेहू पापा ने वो नोट हाथ में लिया और गुस्से भरी आवाज में बोले, बकवास, बुलशिट, पब्लिक फंड चोरी। ये आदमी स्टाफ लेवल हॉस्पिटल का डायरेक्टर था। इसे फंड चोरी करने की क्या जरूरत? और इस प्रिंट किए हुए A4 पेपर पर उसका एक अंगूठा, थंब प्रिंट या साइन तक नहीं है। ये फ्रॉड लेटर है। इसे किसी ने चुप करवा साइलेंस दिया है। शाओ युआन पापा ने उस ठंडी होती डेड बॉडी को देखा। उन्हें अचानक अपने पैरों से सिर तक एक ठंड जैसी फीलिंग आई। ये लोग बहुत ज्यादा तेज हैं। हम आज सुबह ही डिटेल निकालने यहाँ आए थे और आज दोपहर तक उन्होंने इसे ही दीएन कर दिया। मैंने अचानक बास टेबल के एक किनारे पर इशारा किया। पापा, वहां एक फ्रेम रखा था। उस फोटो में झांग डायरेक्टर वही पर्शियन बिल्ली स्नोबॉल को लिए हुए एकदम खुशी से मुस्कुरा रहे थे और उस फोटो के बैकग्राउंड में हल्के से एक हाथ दिख रहा था। एक ऐसा हाथ जो बिल्ली के सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़ा था। उस हाथ का ओनर उस फोटो में नहीं था, बस उसकी एक हल्की सी धुंधली ब्लरी स्लीव आस्तीन दिख रही थी। वो जोंगशान सूट की स्लीव थी। शैन यानजो पापा ने गन नीचे कर दी। झांग डायरेक्टर खत्म हो चुके थे। वो इकलौते इंसान थे जो उस ओल्ड सर का असली चेहरा जानते थे। अब सबूत खत्म हो चुके थे और ये सुसाइड नोट पुलिस को केस क्लोज करने के लिए काफी था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम भी आ जाए तो उन्हें कोई निशान नहीं मिलेगा। ये क्लीन प्रोसेसिंग, साफ सुथरा काम थी। हॉस्पिटल से निकलते वक्त शैन यानजो पापा ने फ्रंट डेस्क वाली नर्स से कुछ पूछा, पर वो छोटी नर्स जो सुबह मिली थी अब वहां नहीं थी। सुना है उसने रिजाइन कर दिया था। सब कुछ एकदम ऐसे हो रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गाड़ी में माहौल बिल्कुल घुटन, सफोकेटिंग वाला था। शाओ युआन पापा खिड़की के बाहर उस बिजी सड़क को देख रहे थे। उनकी आवाज बिल्कुल धीमी थी। ये बीजिंग की दुनिया है। पानी यहाँ हमारी सोच से भी ज्यादा गहरा है। हमने सोचा था कि हम बिल्ली की दुम पकड़ लेंगे, पर उन्होंने पलटी मारी और पूरा बिल्ली का घर ही तोड़ दिया। लेहू पापा ने गुस्से में पूछा, तो क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे? शाओ युआन पापा की आंखों में एक तेज गुस्सा दिख रहा था। बिल्कुल नहीं। क्लू टूटा है तो नया क्लू ढूंढेंगे। जब तक वो बीजिंग में है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो पक्का अपनी कोई ना कोई गलती फुटप्रिंट छोड़ेगा। और हाँ, शाओ युआन पापा ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। मैं उस फोटो को पकड़े हुए था जो मैंने डायरेक्टर के डेस्क से चुपके से निकाली थी। मैं उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। पापा, मैंने अचानक कहा, मुर्दा डेड आदमी तो नहीं बोलेगा, पर ये फोटो बहुत कुछ बोल रही है। देखो ये अंगूठी रिंग, क्या ये बहुत स्पेशल नहीं लग रही? शैन यानजो पापा ने वो फोटो पकड़ी। चेन चेन सही कह रहा है, ये अंगूठी सच में अजीब है। ये बहुत महंगी एंटीक पुरानी चीज लग रही है। अगर हम इस अंगूठी का रास्ता ढूंढ लें तो हम दुश्मन के दायरे स्कोप को छोटा कर सकते हैं और फिर हम सीधा उन तक पहुंच जाएंगे। शाओ युआन पापा मुस्कुरा दिए। उन्होंने मेरा सिर सहलाया। ठीक है, हमें जल्दी नहीं है। दुश्मन जितना ताकतवर होगा, ये खेल उतना ही मजेदार होगा। चलो घर चलते हैं, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। रात के 2 बजे बिल्डिंग नंबर 1 का बेसमेंट। माहौल इतना शांत था कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। डायरेक्टर झांग के ऑफिस से लाई हुई वो फोटो अभी वहां एक्सपेरिमेंट टेबल पर रखी थी। ये फोटो फोकस में नहीं थी। कैमरा का फोकस बिल्ली पर था। उस
उस बूढ़े आदमी के हाथ पर नहीं, इसलिए वो स्लीव और अंगूठी वाला पार्ट एकदम ब्लर धुंधला था। आम आदमी के लिए ये सिर्फ सफेद कलर का एक धुंधला सा धब्बा था। निशान ढूंढना तो दूर की बात, ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या है। शैन यानजो पापा ने लेंस उतारा और अपनी लाल हो चुकी आंखें मलने लगे। नहीं हो रहा, ये ब्लर इतना ज्यादा है कि उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। अगर हम इसे FBI की लैब में भी भेज दें तब भी शायद ही कुछ डिटेल मिले। लेहू पापा ने दीवार पर मुक्का मारा, धूल गिरने लगी। फिर वही, दुश्मन सामने है पर हमें धुंधला दिख रहा है। ये बेबस हेल्पलेस महसूस करना किसी फौजी के लिए मौत से बढ़कर है। मैं अचानक चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने चुप्पी तोड़ी। पापा, शायद मैं कुछ कर सकूं। सब लोग पीछे घूमे। मैंने अपने चश्मे का नया वर्जन पहना हुआ था। मेरे हाथ में एक अजीब सा गैजेट था। ये एक पुराने स्लाइड प्रोजेक्टर से बना था जिसमें मैंने शेन यानजो पापा के माइक्रोस्कोप का लेंस फिट किया था और उसमें अलग अलग कलर के फिल्टर्स लगाए थे। शाओ युआन पापा ने पूछा, चिनचन ये क्या है? मैं प्रोजेक्टर की लाइट एडजस्ट कर रहा था। इन्फॉर्मेशन कभी गायब नहीं होती, वो बस छुप जाती है। फोटो का ब्लर होना लाइट स्कैटरिंग फैलने की वजह से है, लेकिन नेगेटिव फिल्म के सिल्वर पार्टिकल्स एटम्स के अंदर उस लाइट का डेटा अभी भी बचा हुआ है। अगर हम इसे अलग अलग वेवलेंथ रन से स्कैन करें और मैथमेटिकल मॉडल से स्कैटर हुए लाइट का रास्ता कैलकुलेट करें तो हम इस धुंधले ब्लर धब्बे को वापस इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बातें अगर कोई फिजिसिस्ट सुनता तो उसका दिमाग उड़ जाता, क्योंकि मैं जिस कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी की बात कर रहा था वो कई दशकों डिकेड्स बाद आने वाली थी। पर 1985 में ये मेरे लिए एक मैजिक जैसा था। ये पापा, अपनी वो IBM 5150 कंप्यूटर दो ना, जो आपने अभी महंगी खरीदी है। वो उस वक्त का सबसे एडवांस कंप्यूटर था। ये किंगजो पापा ने बिना सोचे समझे बोला, ले ले, जैसा तू चाहे वैसा कर। मैंने अपना सेल्फ मेड स्कैनर कंप्यूटर के पोर्ट में लगाया। रुऑक्सुए, लाइट बंद करो। ओके भाई। बेसमेंट एकदम अंधेरे में चला गया। व्रम, प्रोजेक्टर का फैन चलने लगा। एक लाल रंग की लाइट फोटो पर पड़ी। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ग्रीन कलर के कोड्स बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर गोली की स्पीड से चल रही थीं। पांचों पापा डर के मारे सांसें रोके उस छोटे से मॉनिटर के पास खड़े थे। उन्हें वो कोड समझ नहीं आ रहे थे, पर उन्हें महसूस हो रहा था कि मेरे हाथों के नीचे कुछ ऐसा हो रहा था जो उम्मीद की एक नई किरण है। वक्त बीत रहा था। कंप्यूटर का बॉक्स आवाज कर रहा था। इस पुराने मशीन पर इतना हैवी डेटा प्रोसेस करना एक मुश्किल काम था। 1 घंटा, 2 घंटे। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था। मैं बहुत थक गया था। मेरा दिमाग अब काम करना बंद कर रहा था। आखिर में मैं कीबोर्ड के पास ही सिर रखकर सो गया। बेसमेंट बहुत ठंडा था। पापा लोग डर रहे थे कि अगर उन्होंने शोर मचाया तो कैलकुलेशन रुक जाएगी। जब शाओ युआन पापा अपना कोट उतारकर मुझे उड़ाने कवर करने वाले थे तो एक शैडो उनसे पहले पहुंच गई। लेइटिंग, वो मेरा पसंदीदा छोटा सा कंबल ब्लैंकेट लेकर आया और बहुत ही नाजुक जेंटल तरीके से उसे मुझ पर डाल दिया। यहाँ तक कि उसने अपनी नाक से उसके कोने कार्नर्स को ठीक किया ताकि मेरे पैर बिल्कुल ढके रहें। इतना सब करने के बाद लाइटिंग सोया नहीं। वो वहीं मॉनिटर के सामने बैठ गया। उसकी वो चमकती हुई आंखें स्क्रीन पर चलने वाली प्रोग्रेस बार को घूर रही थी। 98%, 99%। वो जैसे जानता था कि प्रोग्रेस बार खत्म होना एक बड़े सच का राज खुलना है। वो एक लायल गार्ड की तरह अपने जनरल मुझे की हिफाजत कर रहा था। बीप, एक शार्प साउंड आई। इमेज कंप्लीट। भाऊ, लेइटिंग ने तुरंत शाओ युआन पापा और बाकी सबको जगाने के लिए चिल्लाया। मैं अपनी नींद से उठा। क्या हो गया? स्क्रीन पर वो पहले वाला धुंधला सा धब्बा अब एकदम शार्प और साफ दिख रहा था। उस बूढ़े आदमी का स्लीव आस्तीन और उसके हाथ पर वो अंगूठी एकदम क्लियर दिख रही थी। मैंने कीबोर्ड की एंटर की पर एक हल्का सा हिट किया। डिटेल नंबर 1, स्लीव आस्तीन। वो कोई नॉर्मल झोंगशान सूट का कपड़ा नहीं था। जूम किए गए इमेज में आप देख सकते हैं कि कपड़े पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हिडन डिजाइन बना हुआ है। ये यूनजिन सिल्क है। ये किंगजो पापा आखिर एक बड़े बिजनेसमैन थे। उन्होंने एक ही नजर में इसे पहचान लिया। 1 इंच गोल्ड के बराबर महंगी नानजिंग यूनजिन सिल्क, और वो भी जुआंग हुआ टेक्निक वाली। ये कपड़ा आज के जमाने में खरीदना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ये सिर्फ फारबिडन सिटी म्यूजियम के अंदर रखा हुआ मिलता है। डिटेल नंबर 2, थंब रिंग अंगूठी। असली ट्विस्ट तो ये है, वो रिंग जो उस बूढ़े आदमी के अंगूठे पर थी मेरी मल्टी स्पेक्ट्रल एनालिसिस स्कैन में एक बहुत ही अजीब और डरावना टेक्सचर दिखा रही है। ये पूरी तरह क्लियर और सफेद वाइट नहीं है। इस रिंग के अंदर वाले हिस्से और डिजाइन की गहराई में इंसानी नसों, ब्लड वेसल्स जैसी पतली पतली लाल लाइंस फैली हुई हैं। ये किंगजो पापा स्क्रीन के और पास आए। उनकी सांस अटक गई। ब्लड जेड खूनी पत्थर, और ये कोई केमिकल से कलर किया हुआ नकली फ्रॉड पीस नहीं है। इसका पैटर्न देखो जो अंदर तक रचा हुआ है। ये सैकड़ों या शायद हजारों साल से इस पत्थर के माइक्रो क्रैक्स में सच में हीमोग्लोबिन खून ब्रेक होने के बाद
आयरन ऑक्साइड जंग की तरह अंदर घुस चुका है। डिटेल नंबर 3, डिजाइन। मैंने इमेज को एक बार फिर जूम किया। अंगूठी के ऊपर एक बहुत ही पुराना और खतरनाक मॉन्स्टर का चेहरा कूरा हुआ कार्व्ड है। बड़ी आंखें, सींग, बिना जबड़े जाका, अपना बड़ा मुंह खोले हुए जैसे आसमान और जमीन को निगल जाएगा। शाओयुआन पापा के माथे पर लकीरें आ गई। ये ड्रैगन नहीं है, ये आखिर कौन सा बवाल मॉन्स्टर है? मैंने खुशी से भरी आवाज में कहा। ये ताओती एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है। मैंने क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज बुक में इसके बारे में पढ़ा है। ये ड्रैगन के 9 बच्चों में से एक है। नेचर से बहुत ज्यादा लालच करने वाला, खाने का शौकीन, दुनिया की हर चीज निगल स्वैलो जाता है। ये प्योर लालच, ग्रीड का सिंबल है। ब्लड जेड ताओती पैटर्न। ये किंग जो पापा का चेहरा एकदम एक्सट्रीम लेवल पर खराब हो गया। उन्होंने आराम से अपनी कमर सीधी की, अपना चश्मा उतारा और अपने माथे पर आए ठंडे पसीने को पोंछा। बीजिंग के बिजनेस सर्कल में इतने सालों से एक्टिव एक टॉप बास होने के नाते उन्हें ठीक से पता था कि इसका क्या मतलब है। लेहू पापा ने बेचैन होकर पूछा, क्या हुआ लाओ, ये तुम्हें क्या समझ आया? ये किंग जो पापा की आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये चीज बहुत बड़ी और खतरनाक जगह से आई है। इस डिजाइन की थंब रिंग को वेनवू रिंग कहते हैं। एक साइड फ्लैट और एक साइड स्लोप वाली, और इस पर ताओती का डिजाइन, वो भी इस 1000 साल पुराने ब्लड जेड पत्थर पर बना हुआ। किंग डायनेस्टी के टाइम में सिर्फ एक ही टाइप के इंसान को इसे पहनने की औकात और हक था। कौन? उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली। इंपीरियल हाउस होल्ड डिपार्टमेंट के पनिशमेंट और स्पेशल रिचुअल्स को हैंडल करने वाले रॉयल फैमिली मेंबर्स, जिनको आम स्ट्रीट भाषा में पनिशमेंट प्रिंस कहा जाता था। और तो और उन्होंने उस रिंग के अंदर एक धुंधले स्टैंप निशान की तरफ इशारा किया। ये स्टैंप देखो, ये माचू भाषा में लिखा है। ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है ना। शेनयानजो पापा के दिमाग का डेटा आर्काइव किसी हार्ड ड्राइव की तरह घूमने लगा। मांचू क्लैन के 8 बड़े सरनेम्स में से एक नारा फैमिली। हाँ, ये किंग जो पापा ने सिर हिलाया। उनकी नजर एकदम डार्क हो चुकी थी। आज के टाइम में बीजिंग में ना सरनेम वाले तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी खानदानी ब्लड जेड रिंग पहनने की औकात रखने वाला और रॉयल यूनियन सिल पहनने वाला और रॉयल पेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर को अपने सामने किसी गुलाम की तरह झुका कर रखने वाला शायद पूरे देश में सिर्फ एक ही वीवीआईपी है। कौन? बीजिंग के एंटीक पुरानी चीजों के सर्कल का हिडन गॉडफादर, जिसे लोग थर्ड मास्टर ना के नाम से जानते हैं, ना तुलू। जब उन्होंने ये नाम लिया तो उनकी आवाज में एक गहरा डर और रेस्पेक्ट, खौफ साफ सुनाई दे रहा था। वो ना तो कोई ऑफिसर है और ना ही कोई बिजनेसमैन। वो एक यी लाओ पुराने जमाने का रॉयल है। सुना है उसके दादा परदादा एंसेस्टर्स किंग एम्पायर के खजाने और जेल डिपार्टमेंट को संभालने वाले आयरन कैप प्रिंस थे। किंग एम्पायर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके खानदान की पावर अभी भी बची हुई है। जमीन के नीचे छुपे सोने चांदी और ट्रेजर और उनके पावर कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल इस ब्लड जेड की लाल नसो लाइंस की तरह बीजिंग के हर कोने में फैले हुए हैं। ना तुलू। शाओयुआन पापा ने उस नाम को रिपीट किया। एक पुराने एम्पायर के प्रिंस का खानदान, एक ऐसा गेटकीपर जो अंधेरे से एक बहुत बड़े ब्लैक मनी एम्पायर को चला रहा है, एक ऐसा लालच करने वाला इंसान जिसने ताओती को अपना निशान बनाया है। अब समझ आया कि इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मिल रहा था। शेनयानजो पापा को आखिरकार सब समझ आ गया था। ऐसे लोगों की फाइल्स तो देश बनने के स्टार्टिंग में ही टॉप सीक्रेट लेवल पर लाख सील कर दी गई थी, या फिर ये कहूं वो कभी अपने असली नाम से जिया ही नहीं। वो बिल्कुल किसी जिंदा फासिल पुराने पत्थर की तरह है जो एक पैरेलल रूल्स वाली डार्क दुनिया में जीता है। कचाक। लेहू पापा ने अपनी गन लाउड आवाज के साथ काकी। जब पता चल गया है कि ये कौन है तो अब आगे का काम आसान है। भाड़ में गया उसका प्रिंस का एटीट्यूड। उसने मेरे बड़े भाई को चोट पहुंचाई है। तेरा बाप उसका पूरा रॉयल महल एक बाम में उड़ा देगा। शाओयुआन पापा ने उन्हें तुरंत आगे आकर रोका। नहीं, ऐसे लोगों के लोमड़ी की तरह छुपने के 3 एस्केप रूट्स होते हैं और बीजिंग में उनका नेटवर्क रूट्स जड़ों की तरह बहुत गहरा और उलझा हुआ है। अगर हमने बिना सॉलिड आयरन एविडेंस सबूत के डायरेक्ट अटैक किया तो हमें ही पलटकर देशद्रोही टेररिस्ट बता दिया जाएगा। हमें एविडेंस चाहिए, ये प्रूव करने के लिए कि वही पॉइजन स्कॉर्पियन का असली फाइनेंसर बास है। चेन फेंग अंकल ने पूछा, कैसे प्रूव करेंगे? मैंने अचानक स्क्रीन की तरफ उंगली की। थंब रिंग अंगूठी। ये अंगूठी दुनिया में अकेली और यूनिक है। अगर हमें उस आदमी को बाहर निकालना है तो हमें उसके स्पेशल ग्रुप सर्कल में एंटर करना पड़ेगा। ये पापा ने कहा वो एंटीक सर्कल का गॉडफादर है, तो हम लोग जाएंगे एंटीक मार्केट। ये किंग जो पापा की आंखें ब्राइट हो गईं। सही, पांजी यायुआन वो बीजिंग का सबसे बड़ा घोस्ट मार्केट है और सारी अंडरग्राउंड न्यूज वहीं कलेक्ट होती हैं। इस लेवल की ब्लड जेड अंगूठी अगर मार्केट में आई तो इसकी हवा जरूर उड़ेगी। और उन्होंने एक ठंडी मुस्कान दी। ना तुलू भले ही कितना भी गहराई में छुपा हो, पर उसकी एक फेटल वीकनेस, सबसे बड़ी कमजोरी है, वो है उसका लालच। सुबह के 4:30 बज चुके थे। भले ही आसमान में अभी भी डरावना अंधेरा था, लेकिन साउथ ईस्ट कॉर्नर पर बसे पांजी यायुआन मार्केट में लोगों के ढेर सारे शैडोज घूम रहे थे। ये जगह तो दिन से भी ज्यादा हल्ला गुल्ला वाली हो रही थी। ये बीजिंग का सबसे बड़ा गोस्ट मार्केट था। यहाँ का उसूल था आधी रात को मार्केट खुलेगा, सुबह होते
घुसते ही स्टॉल पैक, सामान देखो पर ये मत पूछो कहाँ से लाया है, खरीद लिया तो डील फाइनल, असली हो या नकली वो तुम्हारा रिस्क है। अंधेरे में सिर्फ ढेर सारी फ्लैशलाइट्स, टार्चेस की बीम्स क्रॉस होकर इधर उधर घूम रही थी। वो लाइट्स उन लोगों के लालच और चालाकी से भरे हुए चेहरों को रोशन कर रही थी और जमीन पर प्लास्टिक बिछा कर रखे गए मिट्टी से भरे हुए एंटीक आइटम्स को भी। मार्केट की एंट्री वाले अंधेरे कोने में ये किंग जो पापा ने अपनी आवाज दबाकर ऑर्डर दिया। सबको याद है ना, आज उन्होंने अपना वो सीईओ और सूट बूट वाला वीआईपी इमेज पूरी तरह चेंज कर लिया था। उन्होंने एक नॉर्मल और बेकार सा डार्क ब्लू कलर का काटन का रोब कुर्ता पहना था, हाथ में 2 अखरोट वॉलनट्स आपस में घुमा रहे थे, नाक पर एक पुराने जमाने का गोल राउंड काला चश्मा लगा हुआ था। एकदम किसी पुराने और कंगाल हो चुके रॉयल कलेक्टर की तरह लग रहे थे। याद है, मेरे हाथ में एक खिलौने जैसा मैग्नीफाइंग ग्लास था, पर असल में वो एक हाईटेक कस्टम मेड पोर्टेबल मल्टी स्पेक्ट्रल डिटेक्टर था। जियांग रुओक्सुए ने मेरा छोटा स्कूल बैग अपने कंधे पर लटकाया हुआ था, जिसके अंदर हजारों रुपए कैश थे। वो टेंशन और एक्साइटमेंट में इधर उधर आके फाड़ कर देख रही थी। चेन फैंग अंकल ने एक लेबर कुली वाला रोल पकड़ा था। उन्होंने एक बुरी तरह फटी हुई मिलिट्री कोट पहनी थी, अपनी टोपी आगे की तरफ बहुत झुका ली थी और मेरे और जियांग रुओक्सुए के पीछे पीछे बॉडीगार्ड की तरह चल रहे थे। ये किंग जो पापा ने बहुत धीमे से बोला, आज के ऑपरेशन का कोड नेम है द यान, धोखा खाना / ब्लाइंड बाय। हमें ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे हम अमीर तो हैं पर हमें इस पुरानी चीजों की फील्ड का कुछ नहीं पता, यानी एक मोटी बकरी फैट शीप की तरह बनना है। हम सिर्फ महंगी चीजें ढूंढ कर शो ऑफ करेंगे। सिर्फ इसी तरह से हम उस गहरे पानी में छिपी हुई बड़ी मछली को बाहर निकाल सकते हैं। जियांग रुओक्सुए ने अपनी चेस्ट पर प्राउडली थपथपाया। समझ गई, मैं हूँ फैट शीप, मोटी बकरी नंबर 1। हम सब लोग उस भीड़ से भरे हुए गलियों स्ट्रीट्स में घुस गए। ये किंग जो पापा साफ दिख रहा था कि यहाँ पहले भी आते रहते थे। वो बहुत आराम और स्टाइल से चल रहे थे और सिर्फ अपनी साइड की नजर से जमीन पर रखे स्टॉल्स को स्कैन कर रहे थे। वो किसी चीज पर जल्दी चेक करने नीचे नहीं बैठ रहे थे। यही एक मास्टर एक्सपर्ट की असली ऑरा होती है। लेकिन जियांग रुओक्सुए आखिर एक बच्ची ही थी। अचानक उसे कोने वाले स्टॉल की एक आइटम ने अपनी तरफ बहुत जोर से अट्रैक्ट कर लिया। वो स्टॉल एकदम सुनसान कोने में था। दुकानदार एक पतला लोमड़ी जैसी शक्ल वाला आदमी था जिसका नाम हाउसान था। उसके स्टॉल पर ज्यादा सामान नहीं था, लेकिन बीच में एक बहुत ही महंगा दिखने वाला डब्बा बॉक्स रखा था। उस बॉक्स के अंदर एक चमकता हुआ और एकदम पुराने जमाने के डिजाइन वाला एक कप रखा था। हाउसान ने जियांग रुओक्सुए को एक ही स्टार्ट में पहचान लिया था। वो एक अमीर बाप की बेवकूफ बेटी लग रही थी। वो तुरंत बहुत मक्खन लगाते हुए बोला, बड़ी मैडम, आपकी नजर बहुत तेज है। आपने एक ही बार में मेरी दुकान का सबसे मेन आइटम पसंद कर लिया। जियांग रुओक्सुए नीचे बैठी और उस कप को देखने लगी। ये सच में बहुत सुंदर है, पूरा ट्रांसपेरेंट शीशे जैसा। उसमें एक भी धब्बा नहीं था। टार्च की लाइट पड़ने पर उसमें से बहुत सारे रन निकल रहे थे। ये क्या है? जियांग रुओक्सुए ने पूरी क्यूरियोसिटी से पूछा। धीरे बोलो। हाउसान ने इधर उधर देखा और एकदम राज सीक्रेट वाले स्टाइल में पास आकर बोला, ये अभी शांक्सी के जमीन के अंदर से निकला है। वॉरिंग स्टेट्स, पुराने जमाने का क्रिस्टल कप। आप इसका डिजाइन देखो, इसका निशान देखो। ये वही कप है जिसमें फर्स्ट एम्परर किनशी हुआंग पानी पीते थे। सुना है इस कप में पानी पीने से उम्र लंबी हो जाती है। वाह! जियांग रुओक्सुए सुनकर एकदम बावली पागल हो गई। उसे भले ही हिस्ट्री का घंटा कुछ नहीं पता था, पर उसे पता था कि क्रिस्टल पत्थर बहुत महंगा होता है और फर्स्ट एम्परर तो बहुत बड़ा नाम है। ये कितने रुपए का है? हाउसान ने अपने हाथ का एक पंजा 5 उंगलियां दिखाया। आप इस लाइन की एक्सपर्ट लगती हैं, इसलिए एकदम सॉलिड प्राइस बता रहा हूँ। 50,000। 50,000? 50,000? जियांग रुओक्सुए डर के मारे उछल गई। ये तो बहुत महंगा है। मेरे पास तो सिर्फ 5,000। 5,000 है। 5,000। हाउसान ने ऐसी एक्टिंग की जैसे उसे हार्ट अटैक आ गया हो। अरे मेरी छोटी मालकिन, 5,000 में तो इसका नीचे का स्टैंड भी नहीं आएगा। पर हाउसान का दिमाग चला। उसने देखा कि जियांग रुओक्सुए के पीछे ये किंग जो पापा खड़े थे, जो चुप थे, पर उनका ऑरा लुक बहुत अमीर लग रहा था। उसे लगा कि किसी अमीर बाप ने बच्ची को खेलने के लिए पैसे दिए हैं। ठीक है, आज सुबह से बोहनी फर्स्ट सेल नहीं हुई है, गुड लक के लिए दे देता हूँ। 5,000। 5,000 डन। ये सिर्फ आप हो इसलिए दे रहा हूँ, कोई और होता तो कभी नहीं बेचता। जियांग रुओक्सुए खुशी से पागल हो गई। 5,000 में फर्स्ट एम्परर का कप, ये तो सीधा लॉटरी लग गई ना। अगर मैं ये खरीद कर चेनचन भाई को गिफ्ट दूंगी तो वो जरूर कहेंगे कि मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। उसने जल्दी से अपने स्कूल बैग की चेन खोली और उसमें भरी हुई हजार की नोट गड्डियां बाहर आ गई। जैसे ही हाउसान का हाथ उन नोट्स पर पड़ने ही वाला था, रुको, एक छोटे से ग्लव्स पहने हाथ ने
जियांग रुओक्सुए के स्कूल बैग को कस के दबा लिया। मैं उसके सामने नीचे बैठा। मैंने हाउसान की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि उस वॉरिंग स्टेट्स क्रिस्टल कप को अपने हाथ में उठा लिया। हाउसान ने गुस्से में आकर पर डरते हुए चिल्लाया, ओए छोटे बच्चे, उसे मत छू, अगर टूट गया तो तू भर नहीं पाएगा। मैंने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया। अपने हाथ में पकड़े उस मैग्नीफाइंग ग्लास चश्मे का स्विच ऑन किया। एक पर्पल वॉयलेट रंग की अल्ट्रा वॉयलेट लाइट उस कप पर पड़ी। मैंने बहुत ही रिलैक्स आवाज में कहा, रुओक्सुए, पैसे अंदर रख लो। ये सिर्फ एक नॉर्मल कांच का ग्लास कप है, और वो भी मॉडर्न फैक्ट्री में बना हाईलाइट ग्लास। जियांग रुओक्सुए झटके में आ गई। क्या कांच ग्लास? पर ये तो बहुत चमक रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल जैसा। हाउसान डर और गुस्से से फट पड़ा। पता नहीं है तो फालतू मत बोल। ये असली नेचुरल क्रिस्टल है। इसके आर पार की रोशनी, ट्रांसपेरेंसी देख। जिसे कुछ नहीं पता वो बचा चुपचाप यहाँ से दफा हो जाए। मैंने अपना सिर ऊपर उठाया। मेरी उन बड़ी आंखों में बर्फ जैसा ठंडा गुस्सा था, और मैंने अपना फैक्ट्स का बाम फोड़ना शुरू किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने कप के किनारे से निकलने वाली रोशनी की तरफ इशारा किया। नेचुरल क्रिस्टल असल में सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्रिस्टल होता है। उसकी डबल रिफ्रैक्शन बायर फ्रिंजेंस इंडेक्स करीब 1.54 होती है, पर इस कप में पोलराइज्ड लाइट के अंदर कोई डबल रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है। ये आइसोट्रॉपिक नॉन क्रिस्टल अमारफस मटेरियल है, जिसका सीधा मतलब ये है कि ये कांच ग्लास है। पॉइंट नंबर 2, बबल्स, बुलबुले। मैंने अपना मैग्नीफाइंग ग्लास हाउसान के मुंह के सामने किया और उस कप के बेस पर बने कुछ बहुत ही छोटे डार्ट्स पर इशारा किया। नेचुरल क्रिस्टल के अंदर हमेशा रुई काटन जैसे पतले धागे इंक्लूजन्स होते हैं, पर इस कप के अंदर एकदम परफेक्ट गोल राउंड बुलबुले हैं। ये फैक्ट्री में लोहे की मशीन से घुमाने पर आते हैं। ऐसे परफेक्ट गोल बुलबुले सिर्फ आजकल की मशीन असेंबली लाइन ही बना सकती है। पॉइंट नंबर 3 और सबसे बड़ा सबूत। मैंने अपनी पॉकेट से एक छोटी सी फाइल रेत / लोहे घिसने वाली राड निकाली। मोस हार्डनेस। नेचुरल क्रिस्टल की हार्डनेस 7 होती है। ग्लास कांच की हार्डनेस यूजुअली 5.5 से 6 के बीच होती है। अगर ये असली क्रिस्टल होता तो मेरी ये 6.5 हार्डनेस वाली लोहे की राड इस पर स्क्रैच खरोच नहीं डाल सकती थी। इतना बोलकर मैंने हाउसान को रिएक्ट करने का 1 सेकंड भी नहीं दिया। मेरा हाथ स्पीड से नीचे आया। स्क्रच। एक बहुत ही कान फाड़ने वाली फ्रिक्शन रगड़ की आवाज आई। वो कप जो एकदम क्लीन और ट्रांसपेरेंट था, उस पर सेकंड में एक बहुत ही गहरी सफेद रंग की स्क्रैच बन गई। पूरे मार्केट में सन्नाटा छा गया। आसपास खड़े सारे तमाशा देखने वाले लोग शॉक हो गए थे। भाई ये बच्चा, ये तो बहुत खतरनाक है, सीधा चीज को ही खराब कर दिया। पर इसने एक बात प्रूव कर दी, अगर ये असली क्रिस्टल होता तो ऐसी राड से स्क्रैच पड़ता ही नहीं। स्क्रैच पड़ गया मतलब ये पक्का ग्लास कांच है। ये 24% लेड ऑक्साइड वाला मॉडर्न लेड ग्लास है, जिसे आम भाषा में नकली डायमंड राइनस्टोन कहते हैं। मैंने उस कप को नीचे स्पार्क्ड और अपने हाथ पर लगे उस ग्लास के पाउडर को झाड़ दिया। इसे बनाने का खर्चा मैक्सिमम 2 रुपए होगा, और उस पर यह पुरानी मिट्टी लगाने का ड्रामा टोटल 5 रुपए। मैंने हाउसान को उसकी आंखों में घूर कर देखा। और तुम इसके 50,000 मांग रहे थे? क्या यही तुम्हारे इस एंटीक सर्कल का प्रॉफिट मार्जिन है? ये तो हथियार वेपन्स बेचने से भी ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। हाउसान का चेहरा किसी सुअर के लिवर की तरह गंदा लाल हो गया। आसपास के लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाउसान, पकड़ा गया ना? एक 5 साल के बच्चे ने तुझे क्लास दे दी। 5 रुपए की चीज 5,000 में बेच रहा था। तेरा दिल बहुत काला है कमीने। कहाँ से आया है ये बच्चा जो मेरी दुकान की धज्जियां उड़ा रहा है? हाउसान का गुस्सा और बेइज्जती आसमान फाड़ रही थी। उसने उस कप को उठाया और जमीन पर दे मारा। स्मैश। कांच के टुकड़े इधर उधर उड़ गए। तूने मेरी सबसे कीमती चीज तोड़ दी। पैसे निकाल। आज 50,000 दिए बिना तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। हाउसान ने अपना हाथ हवा में हिलाया। अंधेरे में से तुरंत 4 गुंडे गूंज टाइप के आदमी आगे आ गए। उनके हाथों में लोहे के पाइप्स और फोल्डिंग नाइफ चाकू थे, और उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। ये गोस्ट मार्केट का असली डार्क साइड था। पे किलिंग स्कैम लूटने का खेल। अगर फ्रॉड काम नहीं आया तो सीधा गन पॉइंट पर लूट लो। जियांग रुओक्सुए का चेहरा डर के मारे एकदम सफेद पड़ गया। उसने अपने स्कूल बैग को कस के गले लगा लिया, पर मैं वहीं बिना हिले खड़ा रहा। यहाँ तक कि मैंने एक छोटी सी जम्हाई यान भी ली। चेन अंकल, उनको आप देखिए। जो चेन फैंग अंकल अब तक हमारे पीछे चुपचाप खड़े थे, उन्होंने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। टोपी के नीचे उनकी उस इकलौती एक आंख में एक खतरनाक खूनी चमक आ गई। जिसे अपनी जान प्यारी है वो यहाँ से दफा हो जाए। चेन फैंग अंकल की आवाज बहुत लो हल्की थी, पर उसमें एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट, मौत का डर था। गुंडों के लीडर ने लोहे का पाइप हवा में उठाया
और सीधा चेन फैंग अंकल के सिर पर दे मारा। ओए तेरी, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है भाइयों, इसकी टांगे तोड़ दो। चेन फैंग अंकल 1 इंच भी नहीं हिले। उस सेकंड जब पाइप उनके सिर पर लगने ही वाला था, उन्होंने अपना मूव किया। क्रैक, एक बहुत ही शार्प और जोर की आवाज आई। किसी को समझ नहीं आया कि ठीक से क्या हुआ। लोगों ने बस इतना देखा कि वो लोहे का पाइप अब चेन फैंग अंकल के हाथ में था और उस गुंडे का हाथ रिस्ट एकदम अजीब से 90 डिग्री के एंगल पर मुड़ चुका था। वो गुंडा दर्द के मारे बुरी तरह चिल्लाने लगा। उसके बाद बैम बैम बैम, बाकी 3 गुंडे किसी हवा में उड़ते हुए पत्ते की तरह 5 मीटर दूर जाके गिरे, ऐसे जैसे उन्हें किसी बड़ी ट्रक ने टक्कर मारी हो। उन्होंने गिरते हुए आसपास की कितनी दुकानें तोड़ दी। वो जमीन पर पड़कर दर्द से रोने लगे। किसी का हाथ टूट गया था तो किसी की टांग। चेन फैंग अंकल ने एक ही हाथ से हाउस सान का कॉलर पकड़ा और उसे मुर्गी के बच्चे की तरह हवा में उठा लिया। 5 रुपए की चीज को तू 50,000 में लूटने का ट्राई कर रहा था, और जब लूट नहीं पाया तो तूने सीधा गुंडागर्दी दिखाई। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि तुझे इतनी बड़ी हिम्मत आखिर दी किसने है? चेन फैंग अंकल की उंगलियों ने हल्का सा दबाव बढ़ाया। हाउस सान की आंखें तुरंत बाहर आ गईं, पुतलियां ऊपर चली गईं और उसके दोनों पैर हवा में तड़पने लगे। भाई माफ कर दो भाई, मेरी आंखें अंधी हो गई थी जो मैंने आपको पहचाना नहीं। हाउस सान तो डर के मारे ही खत्म हो चुका था। अपनी पूरी लाइफ में उसने ऐसा खतरनाक फाइटर आदमी नहीं देखा था। उसे तो दिखा ही नहीं कि कब और कैसे उसके सारे आदमी जमीन पर लेट गए। ये किसी मौत के भगवान ग्रिम रीपर जैसा था। ये किंगजो पापा अब आराम से चलते हुए आगे आए। इसे नीचे उतार दो शाओ चेन। वो हाउस सान के सामने आकर खड़े हुए और ऊपर से उसे घूर कर देखने लगे। हम लोग रूल्स फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन क्योंकि तूने रूल तोड़े हैं तो आज के बाद से तू यहाँ अपना धंधा बंद कर दे। इस पूरे ड्रामे फाइट की आवाज से घोस्ट मार्केट के ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। वहां पास की एक चाय की दुकान टी स्टॉल पर एक ग्रे कलर का लंबा कुर्ता पहने और बकरी जैसी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी आंखों से इस पूरे तमाशे को देख रहा था।